हेलो नमस्कार, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, पार्ट 6। अगर आप नए हैं तो पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 जरूर पढ़े, जिससे पार्ट 6 समझने में आसानी होगी। तो आज का टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का दूसरा पार्ट और हमारे लिए यह है छठा पार्ट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक। और केमिस्ट्री में उत्प्रेरक जिस प्रकार आग में घी डालने से आग तेज होती है, उसी प्रकार ये केमिस्ट्री में कार्य करता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है और ये खुद क्या होता है, अभिक्रिया में इसका क्या रोल है। मैं बात करूं उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है। पहला गुण इसका यह है कि यह बाहर से मिलाया जाता है, बाह्य पदार्थ है, और ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। बढ़ाता भी है, घटाता है। परिवर्तन में बढ़ाना और घटाना दोनों आ जाएगा। बढ़ाते कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे, और कौन से उत्प्रेरक है जो वेग को घटाते हैं। लेकिन अगर हमें पढ़ना है उत्प्रेरक की सही परिभाषा, तो उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो खुद के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी खुद का द्रव्यमान जितना पहले था उतना होगा अभिक्रिया के बाद। मैं बात करूं ये उत्प्रेरक अभिक्रिया में कहां आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे A+B और यहां पे मैंने ले लिया C+D। तो यहां पे ये आपको पता है क्रियाकारक होते हैं। हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा सब गुण क्रियाकारक, और ये हमने पढ़ा ये होते हैं उत्पाद। और जो यहां आएगा मैं मान लेता हूं X और यहां मान लेता हूं Y, और X और Y क्या होंगे, यहां पे उत्प्रेरक होंगे। क्या होंगे? उत्प्रेरक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को स्थिर के ऊपर दर्शाया जाता है। अब बात करें उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक का पहला गुण यह है कि उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है। तो पहला गुण लिख रहे हैं, परिभाषा भी हो जाएगी। उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है। उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है। क्या है? उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है। दूसरा गुण याद रखना है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वेग को क्या कर देते हैं बच्चों? परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का अर्थ यहाँ पे ये होगा, वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ाने वाले को क्या बोलेंगे, घटाने वाले को क्या बोलेंगे। लेकिन अभी तक हमें यही पढ़ना है उत्प्रेरक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। आप किन्हें उत्प्रेरक बोलोगे? यह बाह्य पदार्थ है, यानी बाहर से मिलाया जाता है, और उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। तीसरी मैं बात करूं उत्प्रेरक के बारे में, तो इनकी क्रिया विशिष्ट होती है। इनकी क्रिया विशिष्ट होती है। ये शानदार है, इनके लिए पॉइंट कैसे अभी बताता हूं। ये क्रिया विशिष्ट होते हैं। अब क्रिया विशिष्ट का अर्थ यहां पे क्या होगा? जो उत्प्रेरक है हर किसी अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता है, ये प्रकृति में विशिष्ट क्रियाओं के लिए लागू होता है। हर अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्प्रेरक के बिना पूरी नहीं होती है, उसमें उत्प्रेरक मिलाया जाता है तभी क्रिया पूरी होती है। जैसे मैं बात करूं विशिष्ट का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे ये विशिष्ट का अर्थ ये है कि कोई बंदा है जो केवल विशिष्ट है। विशिष्ट का अर्थ यानी वो एक ही प्रकार की सब्जी खाता है, और कुछ बंदे ऐसे हैं उनके आगे कोई भी सब्जी लेके आ जाओ खा लेते।
और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मेरे को तो यही खानी है, उस दिन यही खाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अलग अलग प्रकार की भी खा लेते हैं। विशिष्ट यानी वो सब्जी आएगी तभी खाएगा, और इनके लिए कुछ भी ले आओ खा लेंगे। तो ये जो उत्प्रेरक है कुछ विशेष अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, हर किसी अभिक्रिया के लिए लागू उत्प्रेरक नहीं होता है। तो बात करते हैं जो इनकी क्रिया होती है क्या होती है, विशिष्ट होती है। अब बात करें कि इनकी थोड़ी सी मात्रा अगर मिला दो, थोड़ी सी मात्रा मिला दो तो भी काफी है। जिस प्रकार आग में थोड़ा सा घी डाल दो तो भी काफी है। यानी चौथा गुण ये हो जाएगा उत्प्रेरक का, इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त है, अल्प मात्रा ही पर्याप्त है, इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त है। यानी इनकी थोड़ी सी मात्रा अगर हो तो भी ये काम चला लेते हैं, यानी क्रिया को पूरी क्या कर देते हैं, क्रिया को पूरी कर देते हैं। और एक जो गुण इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक क्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये रासायनिक क्रिया में सक्रियण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। स्वयं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और अब मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, इधर ध्यान देना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्राफ है और यहां पे यहां होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और अभिक्रिया यहां से स्टार्ट हो रही है, A+B, धीरे 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 धीरे, और यह होती है इसकी अधिकतम ऊर्जा। इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसको पार करते ही ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, उत्पाद में। किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उत्पाद में, C+D में। तो यह वाली ऊर्जा होगी आपके लिए, क्या होगी, ये वाली ऊर्जा डेल्टा E लिख सकते हो। तो अब यहां पे ध्यान देना, सक्रियण ऊर्जा को मैं कैसे परिभाषित करूंगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा जिसको अगर अभिकारक पार कर ले तो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, यानी उत्पाद मिल जाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बनाने में आवश्यक हो, जिससे अभिकारक ग्रहण करके क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। तो आप ध्यान देना यहाँ पे कि जो यहां से आएगा अभिकारक, इतनी ढलान चढ़ेगा। इससे अच्छा अगर इस एनर्जी को कम कर दिया जाए, जब कैटलिस्ट उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता है। यानी इतनी ऊर्जा कम कर देता है। कब, जब प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति हो। किसकी उपस्थिति हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो यह क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ब्रीफली मैं आपको वापस बता रहा हूं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, अर्थात कम या बढ़ा सकता है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने दूसरा पढ़ा, यह एक बाह्य पदार्थ, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और इनकी क्रिया विशिष्ट होती है। हर किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक लागू नहीं होगा कि कौन सी विशिष्ट क्रिया, आगे हम यही पढ़ेंगे।
इनके उदाहरण पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, फिर पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। तो इनकी अल्प मात्राएं, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर मिला हो तो भी काम बनेगा। ये रासायनिक क्रिया में संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और अंत में खुद में किसी भी प्रकार का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जिन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है अभिक्रियाओं में, फिर आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। तो पहला उदाहरण है कि अमोनिया गैस, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आगे हम पढ़ेंगे। अमोनिया गैस बनाने की विधि में हेबर विधि बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हेबर प्रक्रम या हेबर विधि। क्या बोला जाता है? हेबर विधि। तो इससे जो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में वैसा भी क्या है? उत्प्रेरक। तो लोहे का चूर्ण, कौन सा चूर्ण? लोहा यानी Fe का चूर्ण। दूसरा है वनस्पति तेलों। वनस्पति तेलों में होती है असंतृप्त वसाएं, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनसे अगर कृत्रिम घी बनाना हो, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ये भी ध्यान रखना थोड़ा। हाइड्रोजनीकरण का क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। इन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का क्या होता है? इसमें योग होता है। और इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक? निकल उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण, कौन सा चूर्ण? प्लेटिनम यानी Pt, क्या काम में लिया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण। और एल्कोहल से अगर आपको क्या प्राप्त करना हो? ईथर, तो कौन सा उत्प्रेरक लेंगे? गर्म एल्यूमिना। और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि होती है, जिसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। तो हमने उत्प्रेरक के उदाहरण पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। तो 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, और आगे और पढ़ेंगे, अवस्था के आधार पर देखेंगे वो। तो पहला उत्प्रेरक है हमारे धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा हम पढ़ेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा हम पढ़ेंगे स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक। आपको नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव यानी कुछ ना कुछ वृद्धि करेगा, ऋणात्मक यानी कमी होगी, स्वतः यानी खुद उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, और जैव सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वो तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैं बात करूं धनात्मक उत्प्रेरक की, तो उससे पहले आपको पता है उत्प्रेरक होता है जो बाहर से मिलाया जाता है, और वह बाह्य पदार्थ जो बाहर से मिलाया जाता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। धनात्मक का अर्थ है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और बढ़ाने का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि अभिक्रिया जल्दी से पूरी हो जाएगी, यानी अभिकारक है जो पूर्णता उत्पाद में बनेंगे, लेकिन समय क्या लेंगे? कम लेंगे, यानी वेग में क्या कर देंगे? बढ़ोतरी। तो मैं धनात्मक उत्प्रेरक को समझा रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी। धनात्मक उत्प्रेरक, उदाहरण भी लिखेंगे इनका, एग्जाम में परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जो वह यहां पे लिख सकते हो बाह्य पदार्थ, लिख सकते हो बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद के बदलने की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं,
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इनका एक एग्जाम्पल जो हेबर विधि है, N2 प्लस 3H2O 2NH3, ये तो कोई रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सी। और अगर इसमें जो उत्प्रेरक यूज होगा वो होगा आयरन और साथ में मोलिब्डेनम। इसे पूरे का नाम है फेरस मोलिब्डेनम, फेरस मोलिब्डेनम। जो यहां पे ये आयरन है धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, धनात्मक उत्प्रेरक। और यह हम आगे पढ़ेंगे, एमओ कार्य करता है वर्धक का। किसका, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में जो फेरस मोलिब्डेनम में फेरस है वो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और अभिक्रिया को जल्दी से पूरी करवा देता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने में कम समय लगता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक बहुत ही आसान है, वह बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उन्हें आप क्या बोलोगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये रहा एक एग्जाम्पल, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। बात करूं मैं दूसरे प्रकार की, जो हमारा दूसरा प्रकार कौन सा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जिस प्रकार हमने धनात्मक को समझा उसी का उल्टा हो जाएगा, कौन सा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी कर देते हैं या वेग को कम कर देते हैं, वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इनका उदाहरण सेम है लेकिन उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा। 3H2O तो यहां पे प्राप्त होगा 2NH3 और यहां पे पूछा जाता है गिल्सरीन या गिल्सरॉल भी बोल सकते हो, और गिल्सरीन यह कार्य करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह, यानी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कम कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे आखिरी दो प्रकार, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्वतः यानी उत्प्रेरक का कार्य खुद करेगा, जो भी उत्पाद बनेगा जो उत्प्रेरक का कार्य क्या करेगा, खुद करेगा। तो मैं बात करूं सी यानी तीसरे प्रकार की, स्वतः उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में या अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद बनेगा वो जो खुद वेग को प्रभावित करेगा, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, तो वह कौन सा कहलाएगा, उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे बात करूं एथिल एसिटेट के साथ मिलाया जाता है जल,
तो एसिटिक अम्ल और साथ में प्राप्त होता है एथेनॉल यानी एल्कोहल। जो ये एल्कोहल है खुद करेगा उत्प्रेरक का कार्य। जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, अभिकारक मिलते हैं, उत्पाद बनता है। धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा में कमी होती है, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है। और एल्कोहल की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो ये एल्कोहल है इस अभिक्रिया को धीमी कर देगा, यानी इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। तो किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे जो ये एल्कोहल है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है, स्वतः उत्प्रेरक की तरह। जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं CH3 C2H5 और इसके साथ डाला जाता है जल, तो क्या होता है ध्यान देना, यहां से ये इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस प्लस, तो क्या होगा CH3 COOS एसिडिक अम्ल और साथ में बन जाएगा C2H5OH एथेनॉल। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो यहाँ पे जो बना हुआ एथेनॉल है वो किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, स्वतः उत्प्रेरक। किसकी तरह कार्य करेगा, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा, एथेनॉल। कौन करेगा, एथेनॉल। किसकी तरह, इस अभिक्रिया में एथेनॉल कार्य करेगा अभिक्रिया के वेग को कम करने की या प्रभावित करने की। तो यहाँ पे एथेनॉल किसकी तरह कार्य करेगा, स्वतः उत्प्रेरक का, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही खुद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वतः उत्प्रेरक। तो अब हम उत्प्रेरक का लास्ट प्रकार पढ़ेंगे, जैव उत्प्रेरक, और आगे आने वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक विष क्या होते हैं और अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी। आगे आने वाली क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बात करूं लास्ट हमारे जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक, जो जैव का अर्थ होता सभी जीवों के शरीर में होगा ये तो, और जीवों के शरीर में एंजाइम यानी सभी प्रकार के एंजाइम जैव उत्प्रेरक हो सकते हैं, या जैव उत्प्रेरक एंजाइम या एंजाइम बराबर जैव उत्प्रेरक। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, यहां से बनता है कि जैव उत्प्रेरक क्या है समझाइए। इनके जो 3 मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हमने लिख दिए हैं। कौन सा है पहला, जो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए जो काम में लिया जाता है उत्प्रेरक टाइलिन, जो हमारे लार में होता है टाइलिन, ये उत्प्रेरक काम में लिया जाता है स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए। और बात करूं अगर माल्टोज को बदलना है बच्चों, किसमें, ग्लूकोज में बदलना है, तो कौन सा उत्प्रेरक काम में लोगे, माल्टेज। थोड़ा सा याद रखना, माल्टोज को ग्लूकोज में तो माल्टेज। और तीसरा ग्लूकोज को बदलना है एल्कोहल में, तो कौन सा उत्प्रेरक काम में लोगे, जाइमेज। कौन सा उत्प्रेरक काम में लोगे, जाइमेज। तो इस प्रकार हमने जैव उत्प्रेरक जो जीवों में होता है, जीवों के शरीर में पदार्थ यानी एंजाइम सभी प्रकार के एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैसे स्टार्च का माल्टोज में बदलना टाइलिन, माल्टोज का ग्लूकोज में बदलना माल्टेज, और ग्लूकोज का एल्कोहल में बदलना जाइमेज। तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में हमने उत्प्रेरक के बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्प्रेरक की खोज की थी जे बर्जीलियस। याद रखना थोड़ा सा, बर्जीलियस। उत्प्रेरक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उत्प्रेरक की खोज की थी। और उत्प्रेरक क्या होता है मैंने बताया था आज की क्लास में, एक बार फिर क्विकली बताना चाह रहा हूं आपको। वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और अंत में स्वयं के द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और उत्प्रेरक की अगर अल्प मात्रा हो तो भी आसानी से ये काम कर सकता है, और ये अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। हर किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक लागू नहीं होता है। फिर हमने 4 प्रकार के उत्प्रेरक पढ़े थे, जिसमें से पहला था धनात्मक। नाम से पता चल रहा है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। फिर हमने पढ़ा था स्वतः, जो बेचारा खुद बना उत्पाद खुद उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, जैसे हमने पढ़ा था एथेनॉल।
लास्ट पढ़ा था हमने जैव उत्प्रेरक। ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक, वर्धक और विष के बारे में। धन्यवाद।